नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। आज बिहार की राजनीति में एक ऐसा दिन है जिसने पूरे राज्य को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण सिर्फ एक औपचारिक दस्तावेज नहीं था, ये बिहार की नई सरकार की सोच, प्राथमिकताओं, सपनों और चुनौतियों का पूरा खाका था। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पूरा खाका जमीन पर उतर पाएगा? क्या बिहार वास्तव में अगले 5 साल में वो छलांग ले पाएगा जिसकी तस्वीर राज्यपाल ने अपने भाषण में पेश की? सबसे बड़ा और सबसे चर्चित दावा, अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार। ये संख्या बहुत बड़ी है। इतना बड़ा लक्ष्य सिर्फ घोषणा से पूरा नहीं होता। ये तभी होगा जब उद्योग आएंगे, निवेश आएंगे, कौशल बढ़ेगा और प्रशासन तेज काम करेगा। राज्यपाल ने कहा कि 50 लाख रोजगार अब तक सृजित किए जा चुके हैं, लेकिन इसका स्वरूप क्या है? कितने सरकारी, कितने असली प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं, कितने स्किल बेस्ड हैं और कितने सिर्फ अल्पकालिक, तत्कालिक या योजनाओं में जुड़ने वाले रोजगार हैं? इन सवालों का जिक्र अभिभाषण में नहीं था। लेकिन रोजगार की बात यही खत्म नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बिहार में पलायन एक स्थायी समस्या है। लाखों युवा आज भी पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और दक्षिण भारत के शहरों में काम खोजने जाते हैं। अगर बिहार को सच में 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य हासिल करना है तो सबसे पहले पलायन रोकने की ठोस रणनीति चाहिए। लेकिन ये मुद्दा अभिभाषण से पूरी तरह गायब था। तय है कि विपक्ष इस पर सवाल जरूर उठाएगा और जनता भी यही पूछेगी। जब तक बिहार का युवा बिहार में नहीं रहेगा, तब तक 1 करोड़ नौकरियों का सपना अधूरा ही रहेगा। अब आते हैं महिलाओं पर। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, राज्यपाल ने बताया 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए सीधे डीबीटी से दिए गए। ये कदम सिर्फ आर्थिक सहायता है, बल्कि राजनीतिक प्रभाव भी रखता है। महिलाओं को सशक्त करने का जोर नीतीश कुमार ने 2005 से लगातार रखा है, चाहे साइकिल योजना हो, वर्दी योजना या अब ये रोजगार सहायता योजना। लेकिन इस योजना के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या महिलाओं को दी गई ये राशि स्थायी आजीविका बनाएगी? क्या इससे व्यवसाय, रोजगार या आय के स्थायी स्रोत तैयार होंगे? क्योंकि सीधी सहायता अच्छी है, लेकिन स्थायी आय बेहतर है। अब एजुकेशन की बात, यानी शिक्षा। राज्यपाल के भाषण का सबसे हाईलाइटेड हिस्सा, उन्होंने दावा किया कि बिहार शिक्षा का हब बन रहा है। 27 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण चल रहा है। हर जिले में इंजीनियरिंग की पढ़ाई उपलब्ध है। कई राज्यों से छात्र बिहार पढ़ने आ रहे हैं। ये सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां हैं। मेडिकल कॉलेजों का निर्माण एक बात है, पर इनमें फैकल्टी कहां से आएगी? बिहार में डॉक्टरों की कमी पहले से है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्तर है? क्या लैब्स, क्लासरूम और शिक्षक पर्याप्त हैं? अगर शिक्षा का विस्तार हो भी रहा है तो उसकी गुणवत्ता बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है। और स्कूल शिक्षा, ये वो क्षेत्र है जिसका अभिभाषण में नाम तक नहीं आया। शिक्षक की कमी, कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था, टीईटी, बीएड विवाद और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता से जुड़ी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। बिहार का स्कूल सिस्टम मजबूत होगा तभी उच्च शिक्षा की ये इमारतें टिक पाएंगी। आगे बढ़ते हैं बुनियादी ढांचे पर।
राज्यपाल ने दावा किया कि राज्य में बाईपास, पुल, सड़कें इतनी तेजी से बनी है कि अब किसी भी कोने से पटना 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। ये बात बिहार के नए कनेक्टिविटी मॉडल को दर्शाती है। सड़कें बनी हैं, ये साफ दिखाता है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि सड़क बनाना आसान है, उसे टिकाए रखना और भी कठिन। बिहार में बारिश में सड़कों की हालत हर साल सवाल उठाती है। ये बात अभिभाषण में नहीं आई, लेकिन बहस में जरूर उठनी चाहिए। 125 यूनिट मुफ्त बिजली, ये जनता को तात्कालिक राहत देती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि बिजली कंपनियों पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार सब्सिडी का प्रबंधन कैसे करेगी? क्या बिजली व्यवस्था बिना राजनीतिक दबाव के चल पाएगी? ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय सेहत इस योजना की सफलता का असली पैमाना होगी। अब आते हैं सांप्रदायिक सौहार्द पर। राज्यपाल ने पूजा स्थलों और कब्रिस्तानों की घेराबंदी को एक बड़ा कदम बताया, क्योंकि ये पिछले वर्षों में तनाव रोकने का एक प्रभावी तरीका माना गया। लेकिन कानून व्यवस्था पर समग्र रूप से कोई ठोस डेटा या मॉडल अभिभाषण में नहीं बताया गया। बिहार राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा यही है। कानून व्यवस्था ठीक के बिना उद्योग नहीं आएंगे, निवेश नहीं आएगा और नौकरियां नहीं बनेंगी। इसलिए यह अभिभाषण का एक महत्वपूर्ण छूटा हुआ हिस्सा था। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बिहार की रीढ़ खेती, मखाना, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, ये सब रोजगार के मुख्य स्रोत हैं। लेकिन कृषि सुधार, सिंचाई, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयर हाउसिंग, इन पर कोई ठोस बात नहीं कही गई। ये बड़ी कमी है, क्योंकि 1 करोड़ नौकरियों का वास्तविक स्रोत ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही हो सकता है। शहरीकरण और नगर निकायों का मुद्दा भी गायब था। पटना, गया, भागलपुर जैसे शहरों पर जनसंख्या का जबरदस्त दबाव है। ट्रैफिक, ड्रेनेज, जल जमाव, इनका समाधान भी अभिभाषण में नहीं आया। अब बात भर्ती प्रक्रिया की, जो युवाओं की सबसे बड़ी चिंता है। बिहार में पेपर लीक, रिजल्ट लेट, एजेंसी विवाद, कोर्ट केस, ये समस्याएं हर भर्ती का एक हिस्सा बन चुकी हैं। अगर सरकार नौकरी देने का वादा करती है, तो भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये बात अभिभाषण में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। और अंत में राजनीतिक स्थिरता। राज्यपाल ने कहा कि नई सरकार के साथ बिहार एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। ये सच भी है। राजनीतिक स्थिरता विकास के लिए ईंधन का काम करती है, लेकिन ये स्थिरता तभी टिकेगी जब जमीनी स्तर पर काम दिखेगा, योजनाओं का असर लोगों को मिलेगा और प्रशासनिक मशीनरी जवाबदेही बनेगी। तो कुल मिलाकर राज्यपाल का अभिभाषण एक बड़ा विजन पेश करता है, लेकिन उस विजन और परिणाम के बीच की दूरी को पाटने की जिम्मेदारी सरकार और सिस्टम दोनों की है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इन सभी क्षेत्रों में ठोस काम होगा, तभी बिहार सच में बदल पाएगा। जनता आज घोषणा नहीं, परिणाम चाहती है, और यही इस अभिभाषण की असली कसौटी होगी। आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक सहरसा नाउ को फॉलो नहीं किया है, उसको फॉलो कर ले, और जिन लोगों ने सहरसा नाउ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर ले। फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।